जय हिंद दोस्तों। 26 दिसंबर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। सुशासन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो सुशासन जो दिवस है हर साल मनाया जाता है 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। यहां और भी ऑप्शंस दिए गए हैं, उसे भी मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं। तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स हर साल कौन सा दिवस? नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। और 22 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। मैंने आपको पढ़ाया है, मैं बार बार रिवाइज इसलिए कराता हूं ताकि आपके दिमाग में हर एक पॉइंट सीधे बैठ जाए। अब दोस्तों ये समझते हैं कि सुशासन दिवस जो है किनकी याद पर मनाया जाता है। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर हर साल मनाया जाता है। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? जो भारत के सिटीजन है और जो सरकार है उनके बीच जो जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है, उसके प्रति जागरूकता पैदा करना। दोस्तों ये सरकार का दायित्व तो है कि जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं, जितनी भी स्कीम्स बनाई जाती हैं और जो जो उसकी जिम्मेदारी है सरकार की नागरिकों के लिए पूरा करे। 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गई। अभी हाल ही में सुशासन सप्ताह मनाया गया। 19 से लेके 25 दिसंबर तक जो गवर्नेंस वीक है ये मनाया गया है। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करते हैं। इनका जन्म कहां पर हुआ था? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर है। इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को। इन्होंने बहुत ज्यादा अपनी जो अहम भूमिका इन्होंने दिखाई है तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में राष्ट्रीय राजनीति में इन्होंने एंट्री मारी है और 1951 में भारतीय जनसंघ में शामिल हुए। भारत के सबसे कम समय प्रधानमंत्री ये बने थे और ये जो है दोस्तों 2015 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात आप याद रखिएगा। दोस्तों इसके अलावा एक और दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को, इसे भी डिस्कस करते हैं और ये है नेशनल कंज्यूमर डे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है जो कंज्यूमर हैं उनके जो राइट्स हैं, राइट्स के प्रति उन्हें जागरूक करना, क्या क्या उनके अधिकार हैं उसके बारे में बताना। हर साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। दोस्तों आप सभी डेली करंट अफेयर्स देख रहे हैं और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। 26 दिसंबर के करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, जो भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी करंट अफेयर्स है उसे देख रहे हैं। सुबह 6 बज चुके हैं, मैं उसके लिए आप सभी के साथ लाइव हूं और स्पेशल स्टैटिक जीके आपको यहां पर मिलता है। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलता है, सबसे आखिरी में मैं आपको टेस्ट भी कराऊंगा, सबसे आखिरी में स्पेशल स्टैटिक जीके भी कराऊंगा। तो पूरा सेशन आपको मिलेगा बहुत ही प्रॉपर तरीके से। 25 से 30 मिनट में 250 से 300 जानकारी मात्र 25 से 30 मिनट में देता हूं दोस्तों। तो कम समय में ज्यादा जानकारी देने का हमारा जो लक्ष्य है उसके प्रति हम समर्पित हैं और हम इसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आप सभी के लिए मोटिवेशन लाइन, जिंदगी 1 मिनट में किसी की नहीं बदलती, पर 1 मिनट में जो आप डिसीजन लेते हैं उससे जिंदगी जरूर बदल जाती है। तो आज ही निर्णय लीजिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है? इतिहास वही रास्ता है जो एक काम को स्टार्ट करके खत्म करता है, वही इतिहास रास्ता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जनवरी 2023 में भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो भारत और जापान के बीच में, भारत और जापान के बीच में पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा। अभी भारत और जापान के बीच में जिमेक्स होता है, धर्म गार्जियन अभ्यास होता है, तो बहुत सारे अभ्यास हो रहे हैं, लेकिन अब द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास भी स्टार्ट हो रहा है और जनवरी 2023 में होगा। क्लियर है दोस्तों? पहला हवाई युद्ध अभ्यास 16 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक होगा। हयाकुरी एयरबेस और सयामा जापान के इरुमा एयरबेस में किया जाएगा। दोस्तों भारत और जापान के बीच में सैन्य अभ्यास जो है, नौसेना और सेना अभ्यास दोनों होते हैं।
तो द्विपक्षीय सेना धर्म जो गार्जियन अभ्यास है 2018 में शुरू किया गया था। और इस साल कहां पर हुआ है आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो अभ्यास है फरवरी 2022 में कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक में कहा हुआ है? बेलगावी में आयोजित किया गया है। दोस्तों यहाँ पे हमने युद्ध अभ्यास की बात की है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास भारत और दूसरे देशों के बीच में होते हैं उसे मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है संप्रीति और बोंगो अभ्यास, ठीक है। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच में होता है मित्र शक्ति और स्लिनेक्स। भारत और चाइना के बीच में होता है हैंड इन हैंड। भारत और चाइना के बीच में होता है हैंड इन हैंड, क्लियर। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है, ठीक है। इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। जो नोमैडिक एलिफेंट है भारत और मंगोलिया के बीच में। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में। और धर्म संरक्षक भारत और जापान। सूर्य किरण भारत और नेपाल। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज जो है गरुड़ अभ्यास और शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। सारी युद्ध अभ्यास मैंने आपको 1 से 2 मिनट में पूरे बता दिए हैं। चलिए, वो बोंगो सागर अभ्यास है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। मैंने केवल बोंगो बोला था, तो बोंगो सागर अभ्यास है, ठीक है। दोस्तों 25 दिसंबर के हमारे पास टॉपर हैं अजय विश्वकर्मा, राज वाल्मीकि, गौतम राज, शिवानंद कुमार कामत और भैरू सिंह। कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। और जो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, फ्री टेस्ट है, आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी, प्रॉपर फ्री पीडीएफ, प्रॉपर फ्री क्विज, प्रॉपर फ्री वीडियो डेली मिलता है। केवल डेली करंट अफेयर्स आपको अगर फ्री चाहिए तो दोस्तों आपको सीजीटी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसे आप क्लिक करिएगा, यहाँ वीडियो, पीडीएफ और क्विज तीनों मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। राइट टू रिपेयर पोर्टल हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो राइट टू रिपेयर पोर्टल को लॉन्च किया है पीयूष गोयल जी ने। किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल जी ने। दोस्तों अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं और इनके पास सहकारिता मंत्रालय है। अनुराग ठाकुर जी भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और सूचना मंत्रालय भी अनुराग ठाकुर जी के पास है। स्मृति ईरानी जी के पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, ठीक है। अब ये राइट टू रिपेयर पोर्टल है क्या, मैं आपको समझाता हूं पूरा डिटेल से, ठीक है। तो दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। तो राइट टू रिपेयर पोर्टल के तहत किसी भी प्रकार की अगर आपको परेशानी होती है, ठीक है, तो आप इस पोर्टल के माध्यम से आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, क्लियर। तो नई दिल्ली में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है दोस्तों। किसके द्वारा? केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जो है पीयूष गोयल जी। कौन है? पीयूष गोयल जी। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पोर्टल और एप्लीकेशन है उसे भी मैं यहां पर आपको बता देता हूं, जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्टल और ऐप है। तो सबसे पहला है ब्रांड इंडिया अभियान, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ब्रांड इंडिया अभियान है क्या, तो मैं आपको समझाता हूं। तो इसके तहत एक्सपोर्ट को बढ़ाना और भारत में जो इंपोर्ट है उसको भी अच्छे क्वालिटी के ऊपर लेके आना। तो ब्रांड इंडिया अभियान के तहत भारत जो है एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है कि जो भारत के प्रोडक्ट हैं दुनिया तक पहुंचे। दूसरा है कोवा चंडीगढ़ ऐप। तो कोविड के दौरान इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था ताकि कोविड से संबंधित सारी जानकारी मिल सके। मिशन अमानत भारतीय रेलवे के द्वारा स्टार्ट किया गया। बहुत सारे लोगों का सामान खो जाता है जब वो यात्रा करते हैं, तो यात्रा के दौरान जो खोया हुआ सामान है भारतीय रेलवे आपको वापस पहुंचा देगी। आप अपनी शिकायत दर्ज कीजिए और वो जैसे सामान इकट्ठा करते हैं तो वो उस पोर्टल पे डाल देंगे, आप वहां से अपना सामान रिसीव कर सकते हैं। यानी आपको पता चल जाएगा कहाँ पे है, कैसी कहाँ पे है आपका सामान, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है वीर गाथा प्रोजेक्ट, भारत सरकार ने लॉन्च किया है।
तो वीर गाथा प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों जो हमारे वीर थे उनकी गाथाओं को बताया जाएगा, उनकी गाथाओं को सुनाया जाएगा, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एक चेतना जागे कि कितने सारे लोगों ने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया है। सारथी ऐप सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है तो इसका ये मतलब है इन्वेस्टर्स को जानकारी देगा ताकि वो ठीक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सके। डिजिटल संसद ऐप को लोकसभा सचिवालय के द्वारा जारी किया गया ताकि जो भी रोजमर्रा डेली जो लोकसभा में हो रहा है आप डिजिटल संसद ऐप की मदद से वो सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तंबाकू छोड़ो तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया, नाम से स्पष्ट है क्या काम है। भारत ने प्रतिज्ञा ली है 2025 तक हम क्या करेंगे, टीबी को खत्म करेंगे। ठीक है। कैच द रेन 2022, हालांकि इसका कोई संबंध तंबाकू छोड़ने से नहीं है, लेकिन तंबाकू जो है मैं आपको बता रहा हूं कि 2025 में टीबी उन्मूलन का कार्यक्रम भारत ने लॉन्च किया है और उसके लिए नीचे पहल स्टार्ट की है। कैच द रेन, जो वर्षा होती है उसको कंजर्व करना, उसे बचा के रखना इस अभियान का मकसद है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है सितवनी राबुका किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? अच्छा क्वेश्चन है। तो सितवनी राबुका फिजी के, कहां के? फिजी के हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बने हैं। दोस्तों सितवनी जो राबुका है इन्होंने गठबंधन से संसद में बहुमत प्राप्त की है। इन्होंने फ्रैंक बैनिमरामा का स्थान लिया है। फिजी में 55 सदस्यीय संसद है और बैनिमरामा के 27 वोटों के मुकाबले इन्होंने 28 वोट हासिल किए हैं। फिजी कहां पर है ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों फिजी यहां पर है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है। यहां पर देखेंगे तो एक आइलैंड कंट्री है फिजी। ठीक है। फिजी की कैपिटल सुवा है। फिजी की करेंसी है फिजी डॉलर और यहां के प्रेसिडेंट है जियोआजी कोनरोटे। 1970 में ब्रिटेन से ये स्वतंत्र हुआ था। फिजी की जो आबादी है वहां पर अगर आप देखें तो 2/5 आबादी यहां पर इंडियंस की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुहेल एजाज खान ये किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? अच्छा प्रश्न है। तो सुहेल एजाज खान सऊदी अरब में भारत के राजदूत बने हैं। कहां पर? सऊदी अरब में। क्लियर है दोस्तों। सुहेल एजाज खान की बात करें तो प्रेजेंट में कहां पर भारतीय राजदूत हैं? तो लेबनान में भारतीय राजदूत हैं, अभी सऊदी अरब चले गए हैं। सऊदी अरब की बात करें तो दुनिया का जो क्रूड ऑयल है उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर सऊदी अरब है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात के बाद जो सऊदी अरब है भारत का सबसे बड़ा चौथा व्यापारिक पार्टनर है, बहुत बड़ा पार्टनर है भारत का। और भारत के कच्चे तेल का जो इंपोर्ट है 18% से अधिक सऊदी अरब से होता है। हालांकि पहले नंबर पर अब रशिया आ गया है। रशिया सबसे ज्यादा, रशिया से भारत इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है। भारत और सऊदी अरब के संबंध बहुत अच्छे हैं और लगभग 22 लाख भारतीय सऊदी अरब में रहते हैं। सऊदी अरब की लोकेशन को देखिए जरा, तो ये है, देखिए इजिप्ट है, इजिप्ट की कैपिटल कायरो, यहाँ पर इजिप्ट है, ये इजराइल है, यहाँ लेबनान, ये सीरिया, इराक है, ये है सऊदी अरब और ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसी के साथ ओमान लगा हुआ है, ये है यमन। तो ये है आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। ठीक है। और यहाँ की करेंसी है सऊदी रियल। यहाँ के राजा हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। क्या नाम है इनका? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। याद रखना ये सऊदी अरब के क्या है, अभी राजा है। चलिए दोस्तों, यहाँ की अभी जो नॉलेज फैक्ट्री है, नोबेल पुरस्कार विजेताओं का नाम एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है। 2022 में जितने भी नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं, तो सबसे पहले हैं एलिस बिलियास्की, तो ये बेलारूस के हैं, इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। 3 जो है 2 संस्थान है, मेमोरियल संस्थान है रूस की और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये भी संस्थान है यूक्रेन की। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन और 1 व्यक्ति है, इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। नोबेल साहित्य पुरस्कार केवल 1 व्यक्ति को मिला है और इनका नाम है एनी एनॉक्स, जो कहाँ की हैं?
फ्रांस की हैं। क्लियर दोस्तों। केमिस्ट्री के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को मिला है, कैरोलिन बट्रोजी, बैरी शार्पलेस और मॉर्टन मेल्डल। भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है, एलन आस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और तीसरे हैं एंटोन जिलिंगर। क्लियर दोस्तों। नोबेल चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति को मिला है, स्वांते पाबो। और इकोनॉमिक्स में 3 व्यक्तियों को मिला है, बेन बेर्नाक, डगलस डायमंड और फिलिप डाइबिगो। तो ये इतने सारे लोग हैं जिनको इस साल 14 व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, 2022 के विनर हैं। मैंने सारे नाम आपको याद करा दिए, रिपीट करा दिए, ठीक है। और इसकी बहुत अच्छी सी ट्रिक अक्षय सर ने भी बनाई है, आप उसको जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए, फोर्ब्स ने टॉप 25 सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों में किस भारतीय को शामिल किया है? तो फोर्ब्स ने टॉप 25 सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट जो हैं वो है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को शामिल किया है। तो दोस्तों पीवी सिंधु कौन है? तो बैडमिंटन स्टार प्लेयर हैं भारत की। और फोर्ब्स की दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों में इनको 12वां स्थान मिला है। और सबसे जो टॉप पे रही हैं वो है नाओमी ओसाका, जापान की हैं, टेनिस प्लेयर है। सबसे ज्यादा अगर पैसा है तो वो टेनिस है, सबसे ज्यादा पैसा टेनिस में है। सेरेना विलियम्स यूएसए से हैं और ये टेनिस की खिलाड़ी हैं। तीसरी हैं एलिन गू जो कि चीन की हैं, स्कीइंग की प्लेयर है। चौथे एमा रादुकानो, टेनिस प्लेयर है यूके की। ईगा स्विटेक पोलैंड की है, टेनिस प्लेयर। और 12वां नंबर पीवी सिंधु का है, बैडमिंटन प्लेयर है, $7.1 मिलियन सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट में है। पीवी सिंधु का पूरा नाम है पुरसला वेंकट सिंधु। इनका जन्म आंध्र प्रदेश हैदराबाद में हुआ है। दोस्तों रियो ओलंपिक में इन्होंने कमाल किया, 2016 में सिल्वर मेडल भारत को दिलाया है। और टोक्यो ओलंपिक का जरूर याद रखिएगा, भारत को कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है किन्होंने? पीवी सिंधु ने, ठीक है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था। चलिए अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? तो भारत का जीडीपी घटाया है और 6.8% कर दिया है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम बोलते हैं IMF, इन्होंने वर्ष 2022 के भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाया है। और पहले 7.4% रखा था, अब 6.8% रख दिया है। हालांकि आरबीआई का कहना, आरबीआई कह रहा हूं मैं, IMF का कहना है कि भारत में जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे कम होगा। और आरबीआई का भी कहना है, हमें देखने को मिल भी रहा है कि भारत में महंगाई को कंट्रोल तो किया गया है। IMF की बात कर ले तो IMF जो है इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसके प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पियरे ओलिवर। दोस्तों इसकी स्थापना 1944 में हुई है। हाल ही में किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? तो यह देश है स्पेन। स्पेन में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया है। स्पेन में जो नया ट्रांसजेंडर कानून है इसके तहत 16 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है, ठीक है। यानी वो लड़का से लड़की बन सकता है, लड़की से लड़का बन सकता है। तो अब इस पे क्या डिस्कस करें, ठीक है, दैट्स देयर पर्सनल चॉइस। भारत में भी बहुत ज्यादा ऐसा हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा सेम सेक्स मैरिज का कानून अमेरिका में लाया गया था और वो पारित कर दिया गया है। उसमें लड़का लड़के से शादी कर सकता है और लड़की लड़की से शादी कर सकती है। दुनिया के 33 ऐसे कंट्री हैं जहां पर सेम सेक्स लीगल है। भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 21 में भारत में बताया गया है किसी भी व्यक्ति का शादी करने का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है, लेकिन लड़का किसी लड़के से शादी करे और लड़की किसी लड़की से शादी करे ये उसका मौलिक अधिकार अभी नहीं है, ठीक है। चलो स्पेन की बात कर लेते। तो स्पेन की लोकेशन को जरा देखो, तो ये है पुर्तगाल और ये है स्पेन। इधर इसके बगल में फ्रांस है, ये मेडिटेरियन सी है। तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, ठीक है। यूरोस की करेंसी है और पेड्रो सैंचेज
इसके क्या है, प्राइम मिनिस्टर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 की अवार्ड की घोषणा हुई है, तो किसे मिला है 2022 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर? तो इनका नाम है बेथ मीड। क्या नाम है? बेथ मीड नाम है, जिन्हें बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। दोस्तों फुटबॉलर है बेथ मीड, ये बात आप याद रखिएगा। दोस्तों ये क्या किए थे, यूरो 2022 में शीर्ष स्कोरर रही हैं, और जो वेम्बली फाइनल था उसमें बेथ मीड ने 8 बार के चैंपियन जर्मनी को 6 गोल और 5 असिस्ट के साथ इन्होंने हराया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेथ मीड कहाँ की है, तो ये अंग्रेजी यानी इंग्लैंड की प्रोफेशनल फुटबॉलर है, जो महिला सुपर लीग क्लब आर्सेनल और इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलती हैं। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। गेटो सोरा का संबंध किस राज्य से, जिन्होंने टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो गेटो सोरा का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। इन्होंने टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये हैं गेटो सोरा, मात्र 7 साल के हैं, ठीक है। इन्होंने 9 वर्ष की कम आयु की कैटेगरी में इस खिताब को जीता है। दोस्तों मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है, वहां पर फाइनल खेला गया था। मलेशियाई जेरिल ते को हराकर इस चैंपियनशिप का खिताब जीता है, और 2 महीने में सोरा का यह दूसरा अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब है। देखिए फ्रेंड्स, रसमलाई खाने का समय हो गया है, यानी 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने आ गए हैं। 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो एनी आर्नेक्स, कैरोलिन बैट्रोजी, तो इनका नाम है एनी आर्नेक्स, है ना। इनका नाम याद करना बहुत आसान है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एनीबडी कैन डू लिटरेचर। FIH पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो FIH पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर PR श्रीजेश बने हैं। कौन बने हैं? PR श्रीजेश। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा है? तो गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया गुजरात राज्य ने। दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता और उत्पादक भारत है। स्पेसएक्स ने नासा के क्रू 5 मिशन पर नासा के द्वारा कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है? तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है। कितने? 4। दोस्तों 10 प्रश्नों का आपका टेस्ट होगा, जो भी आपने अभी पढ़ा है, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका यही होता है कि जो भी आप पढ़ते हो तो आप तुरंत अपना टेस्ट करो उसी सेशन में कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। तो सुशासन दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया गया? तो यह मनाया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद पर मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो हर साल मनाया जाता है 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो मित्र शक्ति होता है भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। मैत्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो मैत्री अभ्यास होता है भारत और थाईलैंड के बीच में। किसके बीच में? भारत और थाईलैंड। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन है? तो दोस्तों केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं प्रेजेंट में पीयूष गोयल। मनसुख मंडाविया भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। मिशन अमानत किसके द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों मिशन अमानत जो है भारतीय रेलवे के द्वारा स्टार्ट की गई। सुवा किस देश की कैपिटल है? सुवा किस देश की कैपिटल है? तो सुवा कैपिटल है फिजी की। आपके आंसर कमेंट बॉक्स पर रुकने नहीं चाहिए। सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद किस देश के राजा हैं? तो सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, सऊद लगा हुआ है, सऊदी अरब के हैं। एनी एनॉक्स को किस क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। पीवी सिंधु ने 2020 ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो 2020 के ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, यहां पर 24 दिसंबर के
करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। 25 दिसंबर को संडे था, तो मैंने आपको पूरा वीकली करंट अफेयर का टेस्ट और रिवीजन कराया था। चलिए, तो पहला प्रश्न रहा, आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है सैम करन। सैम करन, कमेंट बॉक्स में बताइए किस देश के खिलाड़ी हैं। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है बद्री नारायण। कमेंट बॉक्स में बताइए साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है। भारत की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट कौन बनेंगी? तो भारत की सबसे पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनेंगी सानिया मिर्जा। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? कमेंट बॉक्स पे बताइए कि 23 दिसंबर को किसकी याद पर मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस? कैकला सत्यनारायण, इनका निधन हो गया। यह कौन थे? तो दोस्तों ये थे एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, तीनों थे। FIH हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? डेली सुबह 6 बजे आप सभी को जुड़ना है। कितने बजे? सुबह 6 बजे। तो ये बनाया गया हरमनप्रीत सिंह को। फुटबॉल क्लब विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी 2023 की मोरक्को करेगा। चलिए अगला प्रश्न, प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो प्यूमा इंडिया ने हाल ही में अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एम्पायर पत्रिका ने महान 50 अभिनेता अभिनेत्रियों की सूची में किस अभिनेता को शामिल किया है? तो फ्रेंड्स ये हैं शाहरुख खान। पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड्स ये हमारा भारत देश करेगा। कौन सा? हमारा भारत देश करेगा। दोस्तों आज का सवाल जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, सुशासन दिवस कब मनाया गया? आपको कमेंट बॉक्स पर इसका उत्तर देना है। लेकिन अभी स्टैटिक जीके का पिटारा खुल गया और आज के पिटारे में गरमपंथी उग्रवादी चरण, एक्सट्रीमिस्ट फेज, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का अच्छा टॉपिक है, 1 नंबर आपका यहां से पक्का। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र जुड़े हैं और आपने जो फीडबैक हम तक पहुंचाया है कि सर इसको इंग्लिश मीडियम में लाओ, तो देखो मैं भी इंग्लिश मीडियम का छात्र हूं और मुझे हिंदी से ज्यादा लगाव है, ऐसा क्योंकि मैं भारतीय हूं। लेकिन चूंकि हम लोगों की अपब्रिंगिंग इंग्लिश में हुई है तो ये जरूरत है, उसको मैं पूरा करूंगा। अभी कोशिश कर रहे हैं कि आपके नोट्स भी इंग्लिश में आ जाएं। ठीक है, हालांकि मोस्टली चीजें हम यहाँ पर बाइलिंगुअल ही चलाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905-1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उदारवादी, मॉडरेट, उग्रवादी, एक्सट्रीमिस्ट, गांधी युग। तो ये था उग्रवादी चरण। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था, तो ऐसा लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? 1899 का कलकत्ता नगर अधिनियम, 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1905 का बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने। इनमें से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? यानी कौन सा ऐसा है जो उग्रवादियों फॉलो नहीं करते थे? स्वदेशी आंदोलन, जो वेस्टर्न शिक्षा है उसका विरोध, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार, सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना, विदेशी वस्तु, सरकारी नौकरी, इनका बहिष्कार करना। तो ये स्वदेशी आंदोलन जो है उग्रवादियों से रिलेटेड नहीं है। भारत में उग्र राष्ट्रीयता का जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सबसे पहले भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली विदेशी महिला थी, वो थी एनी बेसेंट। कमेंट बॉक्स में बताओ सबसे पहले भारतीय कौन थी? 1905 के बंगाल विभाजन के समय कौन वाइस राय था? लॉर्ड कर्जन, डफरिन, हॉर्डिंग, मिंटो। तो ये थे लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? नेता कौन थे? क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गदर पार्टी के इसमें प्रमुख नेता थे हरदयाल। कौन थे? हरदयाल। इनमें से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंक दिया था
कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे। लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो ये थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? तो ये है बाल गंगाधर तिलक जी का। पार्लियामेंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1909, 1919, 1935, 1942। तो 1909 में पेश किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस नाम से जाना जाता है? संसद अधिनियम, मॉन्टे चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, पार्लियामेंटो सुधार। ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कम्युनल अवार्ड दिया गया था, और पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? तो ये था 1909 का पार्लियामेंटो रिफॉर्म, जिसमें हिंदू हिंदू को वोट देता और मुस्लिम मुस्लिम को वोट देते, पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की थी। भारत में गरम दल आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में जो गरम दल आंदोलन के पिता कहे जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। इनमें से कौन पहला एक क्रांतिकारी था जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो ये थे कौन? अरविंद घोष। 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? वंदे मातरम, स्वराज, स्वाभिमान, पैट्रियट। तो दोस्तों ये है पैट्रियट। तो आज का सवाल आप सभी के सामने आ गया। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। बहुत सारे स्पेशल कोर्सेस लॉन्च किए हैं, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हमारे सीजीटी एप्लीकेशन पर। अगर आप इन सभी कोर्सेस को एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप कोड यूज कीजिएगा राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक, क्योंकि आप मेरी क्लास देख रहे हैं इसलिए यहाँ पर मैं अपनी क्लास में पर्सनली आप लोगों को डिस्काउंट दिला देता हूँ। तो आप इस कोड का यूज कर सकते हैं RGCGT। इसके अलावा आप टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाइए, जहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर करिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगा हो दिल से तो दोस्तों को बताइएगा कि क्रेजी जीके ट्रिक पे डेली करंट अफेयर्स कैसे चलता है। मेरी करंट अफेयर्स की क्लास 25 से 30 मिनट में खत्म हो जाती है। 5 मिनट एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके को देता हूं ताकि आपका वो भी पोर्शन और मजबूत होता रहे। ठीक है, और भी आपको मजबूत बनाना है। करंट अफेयर्स मैं खत्म कर देता हूं, उसके बाद एक सेपरेट टॉपिक पढ़ाता हूं, हालांकि बीच में भी बहुत सारे स्टैटिक टॉपिक डिस्कस कर देता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, इजाजत दीजिए, अब चलने का समय हो गया है। कल फिर मिलूंगा सुबह 6 बजे इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और भी जो आपके सुझाव हैं कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।